चलो इधर मेरी बात सुन लो। अब आपके चैप्टर की रिवीजन होने जा रही है बैंकिंग, ठीक है ना। मनी का रिवीजन हो चुकी है, अब आप बैंकिंग सुन लो। बैंकिंग को फटाफट वन शॉट रिवाइज करवाया था और यहीं पे क्लास में आपको चैप्टर क्या कर दूंगा, पूरा एकदम एक तरीके से याद भी करवा दूंगा। तो सबसे पहला इधर सुन लो यार, बैंकिंग, व्हाट डू यू मीन बाय बैंकिंग, बैंकिंग होता क्या है। तो बैंकिंग चैप्टर में आपका सबसे पहले मीनिंग किसका आता है, कमर्शियल बैंक का। तो कमर्शियल बैंक आपके क्या होते हैं, कोई बताएगा। These are those financial institution which accept deposit from the public and advance loans to them। ये वो institutions होते हैं जो पब्लिक से क्या लेते हैं, डिपॉजिट लेते हैं और उसके बदले में पब्लिक को क्या देते हैं, ये लोन्स देते हैं। ये क्या, ये कौन कौन करता है, कमर्शियल बैंक। कौन करता है, ये कमर्शियल बैंक, ठीक है ना, समझ आया। अब तो इतनी सी हमारी डेफिनेशन हो गई। अब सबसे मेन पेपर में आता है हमारे फंक्शंस। आखिरकार कमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं। तो इसके जितने भी फंक्शंस है उसे क्या करा हुआ, दो भागों में बाइफरकेट करा हुआ है। सबसे पहले हो गए आपके प्राइमरी और दूसरे आगे आपके सेकेंडरी, ठीक है ना। चलिए अब इधर मेरी बात सुनिए। अब आता है आपका फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के फंक्शंस को अभी मैंने आपको बोला कितने भागों में बाइफरकेट करा गया है, दो। सबसे पहले इधर सुन लो यार, प्राइमरी, दूसरे सेकेंडरी। सबसे पहले कौन से फंक्शंस आते हैं आपके, प्राइमरी फंक्शंस। दूसरे आपके कौन से आते हैं, सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस में कमर्शियल बैंक के दो फंक्शंस है। सबसे पहला आपका क्या आता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और दूसरा एडवांसिंग लोन। अब मेन टॉपिक हमारा ये आता है कि जो कमर्शियल बैंक है जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है वो कितने तरीके की डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, चार। सबसे पहला सेविंग डिपॉजिट, ये आपको पता होगा, आपका जो नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट है वो आपका क्या होगा, सेविंग डिपॉजिट। दूसरा क्या होगा आपका, करंट डिपॉजिट। जो नॉर्मल कौन करवाता है, बिजनेसमैन होते हैं ना वगैरह वगैरह, ये क्या ओपन करते हैं, करंट डिपॉजिट। अगला क्या आता है आपका, एफडी, फिक्स डिपॉजिट। देख रहे हो ना, सेविंग्स, करंट और फिक्स डिपॉजिट। जैसे कि अगर मैं आपको चीज बोलूं, जो एफडी की जो नॉर्मल हैबिट्स क्रिएट करनी होती लोगों के अंदर, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए कौन सा अकाउंट ऑपरेट करा हुआ है, एफडी अकाउंट। और लास्ट आता है आपका रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, कोई मुझे बताएगा। एक तरह का मिक्सचर अकाउंट है जिसमें एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए, ठीक है ना, एक फिक्स अमाउंट क्या करना पड़ता है, बैंक में डिपॉजिट करना पड़ता है। एग्जांपल के लिए, जैसे कि आप बैंक के पास गए, आपने बैंक को बोला कि मैं हर महीने की 10 तारीख को आऊंगा और 1000 रुपए डाल के जाऊंगा अपने बैंक अकाउंट में और ये प्रोसेस मैं 5 साल तक करूंगा। तो ये कौन से अकाउंट में ये वाली फैसिलिटी मिलती है आपको, रिकरिंग में। समझ आया, ये आपने 11वीं की बीएसटी में भी पढ़ा होगा, ठीक। इधर सुन लो, अगला आता है आपका एडवांसिंग लोन। बैंक कितने तरीके के लोन्स एडवांस करता है। सबसे पहला कैश क्रेडिट। व्हाट डू यू मीन बाय कैश क्रेडिट, मुझे बताओगे कैश क्रेडिट क्या होता है। कैश क्रेडिट वो बैंक होता है जिसमें जो बैंक है वो एक लोन की लिमिट सैंक्शन कर देता है। जैसे कि मैं बैंक के पास गया, मैंने बोला कि मैंने बैंक मुझे कैश क्रेडिट चाहिए 10 लाख का। बैंक ने 10 लाख रुपए मेरे क्या डाल दिया, अकाउंट में डाल दिया। अब मैंने 10 लाख में से 5 लाख रुपए विड्रॉल कर लिए, मुझे जो इंटरेस्ट दे रहा है अब वो कितने अमाउंट पे देना पड़ेगा, 5 लाख या 10 लाख पे, 5 लाख पे। तो जितना भी अमाउंट बैंक से विड्रॉ हो जाता है और उस विड्रॉल अमाउंट पे जो मैं इंटरेस्ट पे करूंगा वो क्या होता है, मेरा कैश क्रेडिट का लोन। समझ आया। अगला आता है डिमांड लोन। साफ सीधी बात, इसकी छोटी डेफिनेशन आप इतना समझ लो, वो सारे लोन जो बैंक अपनी डिमांड पे वापस रिकॉल कर लेता है, मींस वापस बुला लेता है कि अब आपको ये लोन सबमिट कराना है, ये कौन सा लोन होता है, डिमांड लोन। समझ आया, कोई डाउट है वो देखो दोनों। अगला शॉर्ट टर्म लोन्स। व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म लोन्स क्या होती है, जो भी शॉर्ट टर्म पर्पसेस के लिए जो भी लोन लेके जाते हैं लोग, वो कौन से लोन्स होते हैं आपके, शॉर्ट टर्म लोन। समझ आया मैडम, कोई डाउट है। चलिए अगले आते हैं आपके सेकेंडरी फंक्शंस। सेकेंडरी फंक्शन में सबसे पहला क्या आता है आपका, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। और ये किन अकाउंट होल्डर को मिलती है, करंट अकाउंट होल्डर। किनको मिलती है ये। अब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है, जैसे कि सपोज मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैंने बैंक में करंट अकाउंट खुलवा रखा है, मेरे करंट अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं और मुझे पेमेंट करनी है 15 लाख रुपए की। तो बैंक मेरे भी यहाँ पे 15 लाख की पेमेंट कर देगा और जो 5 लाख वो एक्स्ट्रा पेमेंट करेगा वो मैंने क्या कर लिया बैंक से, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। वो बैंक अब एक लोन के तौर पर ट्रीट करेगा मेरे को और मुझे बैंक को क्या देना पड़ेगा, उस 5 लाख पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। समझ आया, ये होती है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। मोस्टली ये करंट अकाउंट होल्डर्स को ही मिलती है। अगला आता है आपका डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये मैंने बताया था। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं मुझे किसी पार्टी को पेमेंट करनी है, लेकिन पेमेंट मुझे 3 महीने बाद करनी है, वो पार्टी कहां चली गई, बिल लेके बैंक के पास चली गई, बैंक उसे इमीडिएट पेमेंट कर देगा लेकिन कम करेगा, ठीक है ना। अब मुझे 3 महीने बाद पेमेंट अब किसको करनी पड़ेगी, बैंक को करनी पड़ेगी और पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी, जिससे कि जो एक्स्ट्रा पेमेंट होगी उससे वो बैंक की क्या हो जाएगी, कमाई हो जाएगी। ये क्या होता है आपका डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये भी बैंक का एक फंक्शन होता है। समझ आया, कोई डाउट है। अगला आता है आपका एजेंसी फंक्शंस। व्हाट डू यू मीन बाय एजेंसी फंक्शंस, बैंक कुछ ऐसे काम भी करता है जिसे हम एजेंसी फंक्शंस बोलते हैं, जिसमें मेन हमारे 2 एजेंसी फंक्शंस है, ये
ट्रांसफर ऑफ फंड्स, जैसे अगर मैं आपको बोलूं मुझे किसी को पेमेंट करनी थी, मैंने बैंक को बोल दिया कि बैंक आप मेरे बिहाफ पे क्या कर दो, इसको पेमेंट कर दो। ये बैंक ने कौन सा फंक्शन निभाया, एजेंसी फंक्शन। अगला इनकम टैक्स कंसल्टेंसी। वैसे इनकम टैक्स कंसल्टेंसी लोग मोस्टली किससे लेते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट से लेते हैं, लेकिन बैंक भी क्या करता है, इनकम टैक्स कंसल्टेंसी का काम करता है। समझ आया, कोई डाउट है? चलिए अगला आता है आपका जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। लास्ट आते हैं हमारे कुछ ऐसे फंक्शंस जो बैंक करता है। सबसे पहला आता है जनरल यूटिलिटी फंक्शंस के हैं दो। पहला क्या आ गया आपका, लॉकर फैसिलिटी। जैसे कि आप जानते हो बैंक में क्या होते हैं, ये लॉकर्स होते हैं। तो ये क्या बैंक दे रहा है आपको, लॉकर फैसिलिटी, जिसमें आप अपने प्रीशियस आर्टिकल्स क्या कर सकते हो, स्टोर करके रख सकते हो। समझ आया, कोई डाउट है भाई साहब? और लास्ट आता है आपका अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज। ये मैंने आपको अकाउंट्स में बताया था। जैसे कि बैंक क्या करता है, कभी कभी किसी कंपनी के शेयर्स अपने नाम पे इशू कर देता है और उससे क्या ले लेता है, कंपनी से वो कमीशन ले लेता है। पढ़कर आए होगा अकाउंट्स के शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में। तो बैंक ने कौन सा फंक्शन निभाया, जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। समझ आया? अगला टॉपिक आता है आपका इस चैप्टर के अंदर, ठीक है ना, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। ये आखिरकार जो बैंक है वो क्रेडिट क्रिएशन कैसे करता है। मींस वो मूवी देखी आपने फिर हेरा फेरी, जिसमें अक्षय कुमार कहता है 21 दिन में पैसा डबल। अब आप रियलिटी में जानेंगे कि आखिरकार कैसे बैंक पैसा डबल करता है। 21 दिन में तो नहीं, पर एक पूरा प्रोसेस के थ्रू बैंक क्या करता है, क्रेडिट क्रिएशन करता है इकोनॉमी के अंदर। अब आप वो प्रोसेस जान रहे हैं। अब सपोज ये हैरी भाई साहब है, अब ये क्या गए, बैंक में गए, ठीक है ना, और इन्होंने बैंक में कितने रुपए डाल दिए, 1 लाख रुपए डाल दिए। तो बैंक में इनिशियल डिपॉजिट कितने का आया, 1 लाख रुपए का आया। अब सपोज आरबीआई ने एलआरआर का रेट बोल रखा है 10%। अब आपके मन में आएगा सर ये एलआरआर क्या होता है। तो साथ सीधी बात, अभी वैसे आगे जाके इसको पूरा एक्सप्लेन करना है, अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझ लो, एलआरआर एक वो रेट होता है जो आरबीआई बैंक्स को ऊपर क्या करता है, प्रेस्क्राइब करता है। और मींस एक तरह का वो रेट होता है जिसमें बैंक कहता है कि आपके पास जितना भी डिपॉजिट है उसमें से कुछ हिस्सा निकाल के आपको बैंक में ही रिजर्व करके रख लेना है, और बाकी के पैसे को आपको क्या कर देना है, लोन पे चढ़ा देना है। बैंक के बाकी के पैसों को क्या कर देना है, लोन पे। तो जो पैसा, जिस रेट से पैसा बैंक निकाल के रखता है, उस रेशो को क्या कहते हैं, एलआरआर रेशो, लीगल रिजर्व रेशो। ये मैं आगे बताऊंगा क्या होता है। सपोज एलआरआर का रेशो चल रहा है 10%, दैट मींस बैंक के पास जितना भी पैसा है, 1 रुपया है, 10 रुपया, 100 रुपया है, उसमें से 10% बैंक क्या रख लेगा, रिजर्व रख लेगा, और बाकी का पैसा क्या कर देगा, लोन पे चढ़ा देगा। बाकी का पैसा क्या कर देगा, लोन पे चढ़ा देगा। जैसे कि तो हैरी भाई साहब बैंक गए और उन्होंने बैंक में कितना डलवाए, 1 लाख रुपए। अब बैंक इस 1 लाख का 10% कितना रखेगा, रिजर्व रखेगा। 1 लाख का 10% कितना होता है, बाकी कितना बचा, ये क्या कर देगा, बैंक लोन पे चढ़ा देगा। अब मैं आपको एक चीज बोलता हूं, बैंक ये 90,000 लोन पे चढ़ा देगा। अब मैं आपको चीज बोलता हूं, कोई जो बंदा लोन लेने आएगा वो कोई नीडी बंदा ही होगा जिसको लोन की जरूरत होगी, और हाउस लोन वगैरह वगैरह, व्हीकल लोन। अब मैं आपको एक चीज बोलता हूं, तो जैसे कि सामने बैठी हुई है, कहती सर मुझसे ज्यादा नीडी कोई है ही नहीं। अभी देखो अभी ये 90,000 के छोले भटूरे खाने जाएगी, ठीक है ना। तो जैसे कि आप जानते हो कोई नीडी बंदा लोन लेने आएगा, इधर कोई नीडी बंदा लोन लेने आएगा, और जब वो लोन लेगा तुम खुद बताना, वो बाहर जाके उस लोन के पैसे का खर्चा ही करेगा। तो मैं कह सकता हूं एक बंदे का खर्चा दूसरे बंदे की इनकम, जब वो खर्चा करेगा लोन के पैसे का, किसी बंदे के पास जाएंगे वो 90,000 पे, तो जो जिस बंदे के पास भी जाएंगे वो उसकी इनकम होगी, और वो अपनी इनकम को आफ्टर ऑल जाके कहां पे डिपॉजिट करवा देता है, बैंक में। तो मैं एक तरीके से कह सकता हूं कि 90,000 घूम के वापस बैंक में नहीं आ जाएगा। तो खुद देखो, ये 90,000 लोन पे चढ़ा, जिस बंदे को दिया जाएगा, जब वो खर्चा करेगा तो जिस बंदे के पास जाएंगे वो वापस जाके क्या करेगा, बैंक में अपनी इनकम के रूप में डिपॉजिट कराएगा। तो बैंक में वापस इनिशियल डिपॉजिट कितने का आया, अब बैंक इसमें से भी क्या रखेगा, 9,000, और बाकी का कितना बचा, लोन पे चढ़ा देगा। अब वापस किसी नीडी बंदे के पास जाएगा, ठीक है ना, वो वापस से खर्चा करेगा, और ये 81,000 क्या आ जाएगा, बैंक के पास घूम के आ जाएगा, ठीक है ना। फिर बैंक क्या रखेगा, 10% इसमें रिजर्व रखेगा, और बाकी का पैसा क्या कर देगा, वो लोन पे चढ़ा देगा। अब भाई साहब वो देखो पीछे मेरी हालत में बैठी हुई, कहती मैं पागल हूं, मैं पूरा करते रही हूँ टेबल, कहीं तो रोकना है मुझे, टेबल कहां रुकेगा। तो साफ सीधी बात, आपको ये टेबल पूरा नहीं करना, आपको 3 या 4 स्टेप्स करने हैं आपके अकॉर्डिंग। फिर मैं आपको चीज बताता हूं, बैंक में इनिशियल डिपॉजिट वैसे हुआ कितने का था, ओरिजिनल तो 1 लाख का हुआ था, उस 1 लाख के ही ये 90,081 और मल्टीप्लाई होते गए। अब आप खुद देखोगे, हो जाएगा सर, करते रहोगे हो जाएगा, टेबल बहुत लंबा जाएगा ना, तो 8100 से 1 लाख, मतलब सब प्लस करके 1 लाख होगा ना यार, इसको प्लस करते रहो 1 लाख हो जाएगा। अब मैं आपको चीज बताता हूं, ये टेबल आपको रोकने का है, जहां पे आपके इनिशियल डिपॉजिट किसके इक्वल हो जाए,
रिजर्व्स के इक्वल हो जाए, वहां पे आपको ये टेबल रोक देनी है। आपको पेपर में टेबल पूरा करके नहीं आना, आपको एक फॉर्मूला लगवाना है। ये देखो 1 में LRR इंटू में 100 इंटू में इनिशियल डिपॉजिट। इधर सुन लो, आपको ना पेपर में फॉर्मूला लगाना है 1 में LRR इंटू में 100 इंटू में इनिशियल डिपॉजिट। अब 1 में LRR कितने हैं 10, 100 इंटू इनिशियल डिपॉजिट कितने का हुआ इकोनॉमी में 1 लाख का, काटो कितना आ गया, कितना आ गया आपका ये 10 लाख। कितना आ गया ये 10 लाख आ गया। दैट मीन्स बैंक 1 लाख का कितना बना लेगा 10 लाख बना लेगा। कितना बना लेगा 10 लाख। बस आपको ये 3 या 4 स्टेप्स करने हैं, फिर इस फॉर्म में से ये अमाउंट निकालना है, फिर उस अमाउंट को टोटल के आगे यहां लिख देना है, फिर यहाँ पे जो भी इनिशियल डिपॉजिट होगा वो लिख देना है, फिर माइनस करना, ये अमाउंट में से ये अमाउंट माइनस करना, फिर जो भी अमाउंट आएगा उतने अमाउंट का बैंक ने क्या कर दिया होगा लोन चढ़ा दिया होगा। मैं दोबारा बोल देता हूं, ठीक है ना। आपको टेबल कैसे करना है, 3 या 4 स्टेप्स करने हैं, फिर टेबल को क्लोज कर देना है, फिर टोटल लिखना है, फिर ये फॉर्मूला लगाना है 1 में LRR इंटू में 100 इंटू में इनिशियल डिपॉजिट, 1 में LRR 1/10 इंटू में 100 इंटू में, जैसे 1 लाख मेरा क्या इनिशियल डिपॉजिट, बैंक ने 1 लाख का कितना बना लिया 10 लाख। फिर ये जो इनिशियल डिपॉजिट है आपको किसके आगे लिख देना है रिजर्व्स के आगे, फिर ये इनिशियल डिपॉजिट में से रिजर्व माइनस कर देना, फिर जो भी अमाउंट आएगा उसको किसके नीचे लिख देना लोन्स के नीचे। तो ये तरीका होता है, इस प्रोसेस के थ्रू हमारा कमर्शियल बैंक क्या करता है क्रेडिट क्रिएशन करता है। समझ आया। चलिए अब आपका अगला टॉपिक और शुरू होने जा रहा है, ठीक है ना, सेंट्रल बैंक, ठीक है ना। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सीबीएसई बोर्ड्स का, इससे क्वेश्चन आपका आना ही आना है। एक फंक्शन हमेशा सीबीएसई बोर्ड में आता ही आता है कि इस फंक्शन को एक्सप्लेन कर दो। चलिए इधर मेरी बात सुनिए। तो सेंट्रल बैंक, अब सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन अलग है, पहले तो ये सुन लो। इट इज एन एपेक्स बॉडी इंस्टीट्यूशन एंड इट हैज वाइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ओवरसीइंग मॉनेटरी पॉलिसीज। कहते हैं कि सेंट्रल बैंक क्या है, ये एक तरह की ऐसी एपेक्स बॉडी होती है जिसके अंदर सारे बैंक्स आते हैं। ये पॉलिसी को लगाने में, पॉलिसी को ओवरव्यू करने में, सारी चीजों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है सेंट्रल बैंक। अब मैं आपको एक चीज बोल दूं, सेंट्रल बैंक और आरबीआई में वैसे फर्क तो नहीं है, वैसे आरबीआई को इंडिया में सेंट्रल बैंक बोला जाता है, लेकिन पेपर में एक बार क्वेश्चन आया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड आरबीआई, ठीक है ना। सेंट्रल बैंक हर कंट्री में बैंकिंग सिस्टम का एक सेंट्रल बैंक होता है। अमेरिका का भी है बैंक ऑफ अमेरिका, जो मतलब जैसे इंडिया में आरबीआई है वैसे अमेरिका में क्या बैंक ऑफ अमेरिका, वो उनका सेंट्रल बैंक है। हमारा सेंट्रल बैंक कौन सा है आरबीआई। हमारा सेंट्रल बैंक कौन सा है आरबीआई। कहते हैं इन इंडिया आरबीआई इज एन एपेक्स बॉडी बैंकिंग फाइनेंशियल। एपेक्स मींस एक ऐसी बॉडी जो क्या करती है सारी बैंकिंग बॉडीज की हेड है। ये पॉलिसी को ओवरव्यू करती है, इंप्लीमेंट करती है, मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनके कंधों पर होती है। मींस ये पूरी कंट्री में क्या होते हैं एक ही होते हैं। जैसे आरबीआई के कोई और ब्रांच है नहीं, पूरी कंट्री में क्या है, हाँ ऑफिसेस खोलती रहती है आरबीआई, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, पर जो आरबीआई मेन पूरे इंडिया में एक है जो सारे बैंक्स को क्या करती है रेगुलेट करती है। अगर किसी भी बैंक को इंडिया में मतलब कोई भी और बैंक खुलना चाहता है तो उसको परमिशन किससे लेनी पड़ती है, लाइसेंस किससे लेना पड़ता है आरबीआई से। समझ आया। चलिए आइए अब आपका टॉपिक अगला आता है आपका फंक्शंस ऑफ आरबीआई, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई साहब, इसके आगे लिख लो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है गारंटीड, ठीक है ना। हमेशा सीबीएसई में लास्ट भाई साहब 10 साल से देखा जा रहा है वो एक ना एक फंक्शन को 3 या 4 मार्क्स में एक्सप्लेन करने के लिए दे देगी भाई साहब इस फंक्शन को क्या करो आप एक्सप्लेन करो। अब इधर मेरी बात सुनो, जो आरबीआई के फंक्शंस है उसे मेन 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। सबसे पहला टू इशू करेंसी, दूसरा बैंकर टू गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडवाइजर या एजेंट, जो मर्जी आप लिखना चाहते हो, इसके अलग अलग नाम है, बैंकर टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एडवाइजर या एजेंट, और अगला बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। अब सबसे पहला टू इशू करेंसी, इंडिया में जो भी करेंसी इशू होती है उसे इशू कौन करता है, किसके बिहाफ पे, गवर्नमेंट के बिहाफ पे, ठीक है ना। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, आखिरकार आरबीआई को ही क्यों ये ड्यूटी दी गई करेंसी इशू करने की। सबसे पहला टू मेंटेन होमोजेनिटी, पूरी कंट्री के अंदर एक ही तरह की जो करेंसी है वो फ्लोट होती रहे, होमोजेनिटी बनी रहे, ठीक है ना, तभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई आरबीआई को। अगला टू एंश्योर ट्रस्ट ऑफ पब्लिक, पब्लिक का फेथ बना रहे कि हाँ यार ये करेंसी किसने इशू करी है, गवर्नमेंट ने इशू करी है, तो पब्लिक का फेथ मेंटेन करने के लिए भी ये फंक्शन किसको दिया गया आरबीआई को। लास्ट टू मेंटेन वैल्यू ऑफ मनी, मनी की एक वैल्यू बनी रहे कि हाँ यार मनी एक वैल्यूएबल थिंग है, ठीक है ना, ये
ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई? आरबीआई को दी गई। समझ आया? ठीक है ना। अगला आता है बैंकर टू गवर्नमेंट एडवाइजर या एजेंट। ठीक है ना। सबसे पहला मेंटेन एंड ऑपरेट्स गवर्नमेंट डिपॉजिट। तो गवर्नमेंट के सारे डिपॉजिट को मेंटेन करना, गवर्नमेंट के सारे डिपॉजिट को ऑपरेट करना, ये सारी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आरबीआई के। अब गवर्नमेंट के बिहाफ पे पेमेंट करना, गवर्नमेंट के बिहाफ पे पेमेंट लेना, ये भी सारी किसकी जिम्मेदारी है? आरबीआई की। कलेक्ट एंड मेक पेमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। समझ आया? अगला आता है आपका सबसे मेन, अगर बोर्ड में क्वेश्चन है सबसे मेन, वो ये इन तीनों को ही बहुत बार पूछा गया। सबसे ज्यादा भाई पॉपुलर तो ये वाला, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, मतलब बहुत बार ये पूछा गया। वैसे तो तीनों के तीनों ही इंपॉर्टेंट है। तो बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर के आपके तीन फंक्शन है। सबसे पहला कस्टोडियन ऑफ एक्सचेंज रेट्स एंड कैश रिजर्व्स। जैसे कि अगर मैं आपको चीज बोलूं, हमारी करेंसी मतलब फॉरेन करेंसी में हमारा जो भी करेंसी का रेट मेंटेन हुआ पड़ा है, हमें बाहर की करेंसी जितने की भी पड़ रही है, मींस फॉरेन करेंसी के रेट को मेंटेन करके रखना किसका काम है? आरबीआई का काम है। तो आरबीआई एक तरीके का कस्टोडियन के रूप में, मींस गार्ड के रूप में काम करता है। किस सेंस में? एक्सचेंज रेट्स के सेंस में। किस रेट्स में? जैसे कि अगर मैं आपको एक चीज बोलूं, $1.83 का मिलेगा, ये सारा मेंटेन करके रखना, पूरा मॉनिटर करना कि डॉलर का रेट ज्यादा हाई ना हो जाए, कम ना हो जाए, ये सारा किसका काम है? आरबीआई का। समझ आया? ठीक है ना। इसे कैश रिजर्व बोलते हैं। अगला लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, इसे हिंदी में एक मुहावरे से आप याद रख सकते हो, आखिरी तिनके का सहारा। जब भी कभी किसी बैंक को इमीडिएट कैश की नीड होती है, मतलब एकदम पैसों की नीड होती है, तो उनकी आके हेल्प कौन करता है? आरबीआई। जो आपने एक बार यस बैंक के केस में सुना होगा, आज से 2 साल पहले मैंने आपको बताया था, यस बैंक एकदम बैंकरप्ट हो गया, पब्लिक अपने पैसे की डिमांड कर रही थी, तुरंत आके हेल्प किसने करी? आरबीआई ने। बाकी आरबीआई अपने पर्सनली एक्शन लेता रहता है यस बैंक के ऊपर, मैनेजर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर, लेकिन तुरंत आके हेल्प किसने करी? आरबीआई ने। तो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट में मीनिंग क्या हो गया? आरबीआई बैंकर्स बैंक के रूप में काम करता है। हमारा बैंक कौन सा? ये जो नॉर्मल बैंक होते हैं, बैंकों का भी बैंक के रूप में कौन काम करता है? आरबीआई। इसे बोलते हैं लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। समझ आया? जब भी कभी बैंकों के पास पैसे खत्म, तो भाई साहब फिर उनकी हेल्प करने कौन आता है? आरबीआई। लास्ट आता है आपका क्लियरिंग हाउस फंक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय क्लियरिंग हाउस फंक्शन? मैंने भी आपको पीछे टॉपिक में पढ़ाया कि ये जो सारे बैंक्स होते हैं, इनको रिजर्व मेंटेन करना होता है। अब ये जो सारा रिजर्व है, अब ये रिजर्व भी ना 2 तरीके के मेंटेन होते हैं। एक रिजर्व डिपॉजिट में से निकाला जाता है, जो बैंक में ही रखा जाता है। एक रिजर्व आरबीआई में डिपॉजिट कर दिया जाता है। तो जब भी कभी बैंक को इमीडिएट कैश की नीड होती है ना, तो बैंक ने जो रिजर्व डिपॉजिट करवाया होता है, उसी रिजर्व को क्या कर देता है? आरबीआई लोन के रूप में उन बैंकों को दे देता है। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि जो भी बैंकों से मिला हुआ रिजर्व, उसको सारा क्लियर करना वगैरह वगैरह, उसका सारा हिसाब रखना, उनकी पेमेंट करना, पेमेंट लेना, ये सारा किसकी जिम्मेदारी होती है? आरबीआई की। और इसे बोलते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन। और एक तरीके का ये डिस्प्यूट सेटलमेंट के तौर पे भी काम करता है। अगर किसी बैंक के बीच में डिस्प्यूट हो गया, गवर्नमेंट बैंक के बीच में डिस्प्यूट हो गया, तो वो सारे डिस्प्यूट को सॉल्व कौन करता है? आरबीआई। समझ आया? अब आ रहा है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे पेपर में क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है ना। और टॉपिक है आपका ये कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। तो जैसे कि मैंने आपको चीज बताया, भारत की इकोनॉमी के अंदर जितनी भी मनी सप्लाई हो रही है, इसका कंट्रोलर कौन है? आरबीआई। अब आरबीआई इस पूरी इंडिया के अंदर जितनी भी मनी सप्लाई है, इसको कंट्रोल करके कैसे रखता है, यही आप इस टॉपिक में पढ़ोगे। मींस आरबीआई के क्या काम है? मार्केट में ना ज्यादा मनी सप्लाई हो जाए, मतलब ना एक्सेस मनी हो जाए और ना ही लेस मनी हो। ठीक है ना। अब सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि एक्सेस मनी होता क्या है। जब भी मार्केट में मतलब मनी बहुत ही ज्यादा चली जाती है, जरूरत से ज्यादा, तो ये एक्सेस मनी की सिचुएशन होती है, जो मार्केट में किसकी सिचुएशन पैदा कर देती है? इन्फ्लेशन की। मार्केट में क्या आ जाता है? इन्फ्लेशन आ जाता है, मतलब महंगाई आ जाती है। मींस डिमांड बढ़नी शुरू हो जाती है सप्लाई से भी ज्यादा, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या पड़ता है? बताओगे? प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं और ये इकोनॉमी के लिए खतरनाक होता है। ये तो था एक्सेस मनी का टॉपिक। अगर मार्केट में लेस मनी हो, मींस मार्केट में जितनी मनी होनी चाहिए थी उससे कम बनी हो, तो मार्केट में क्या आ जाता है? डिफ्लेशन। मींस सप्लाई बहुत ज्यादा चली जाती है डिमांड से, जिसकी वजह से प्राइसेस गिरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना। और ये भी इकोनॉमी के लिए खतरनाक होता है। इसलिए आरबीआई का काम क्या होता है? बैलेंस बना के रखना, ना ही मनी सप्लाई ज्यादा हो और ना ही मनी सप्लाई कम हो। और आरबीआई ये बैलेंस कैसे बनाता है? अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज का यूज करके। इधर सुन लो, आरबीआई ये बैलेंस कैसे बनाता है? अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज का यूज करके। और यही हमारा मेन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पढ़ने वाला, कि आखिरकार आरबीआई की वो कौन कौन सी मॉनेटरी पॉलिसीज होती है जिससे आरबीआई मनी सप्लाई
कंट्रोल रखता है। ठीक है, अब मॉनेटरी पॉलिसीज में सबसे पहला आता है आपका 3, रेपो रेट, बैंक रेट और रिवर्स रेपो रेट। ठीक है ना, रेपो रेट, बैंक रेट और रिवर्स रेपो रेट। सबसे पहला कोई मुझे बताएगा रेपो रेट क्या होता है? हाँ, रेपो रेट वो रेट होता है जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन लेता है शॉर्ट टर्म पर्पसेस के लिए। तो जिस रेट पे वो शॉर्ट टर्म पर्पसेस के लिए कमर्शियल बैंक को लोन देता है उस रेट को क्या बोलते हैं? रेपो रेट। किसके लिए? शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए। जब भी कभी सेंट्रल बैंक लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए उनको लोन देता है कमर्शियल बैंक को तो उसको क्या बोलते हैं? बैंक रेट। क्या बोलते हैं? बैंक रेट। जब भी कभी लॉन्ग टर्म पर्पसेस के लिए लोन दिया जाता है किसको? कमर्शियल बैंक को, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बैंक रेट। ठीक है ना। अगला आता है रिवर्स रेपो रेट। व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्स रेपो रेट? जब कमर्शियल बैंक आरबीआई में पैसा डिपॉजिट करते हैं और उसके बदले में आरबीआई जो उन्हें इंटरेस्ट पे करता है, इसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट। मैं दोबारा बोल देता हूं रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। ठीक है ना, ओए देख 2 मिनट चुप हो। तो मैंने क्या बोला, जब भी कभी जो कमर्शियल बैंक है, ठीक है ना, वो जब आरबीआई में पैसा डिपॉजिट करते हैं और उस पे वो जो रेट पे करते हैं सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को, तो वो कौन सा रेट होता है? रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, कोई डाउट है? अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने जा रहा है एलआरआर। ठीक है ना, लीगल रिजर्व रेशो। उसके बाद हम जानेंगे कि आखिरकार इन पॉलिसीज का यूज करके, मींस इस रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेट, इनका यूज कैसे करके मनी सप्लाई को कंट्रोल करा जाता है। ठीक है, चलिए इधर मेरी बात सुनिए। अगला आपका टॉपिक आता है लीगल रिजर्व रेशो। आखिरकार ये कौन सी रेशो होती है? तो साफ सीधी बात, रिजर्व विच कमर्शियल बैंक ऑब्लाइज्ड टू मेंटेन। तो जैसा कि आप जानते हो बैंक में जितना भी पैसा जाता है, क्या बैंक वो सारे का सारा पैसा लोन पे चढ़ा देता है? नहीं, उसमें से कुछ पैसा क्या वो रखता है? रिजर्व करके मेंटेन करके रखता है। ठीक है ना, क्या करता है? रिजर्व करके वो मेंटेन करके रखता है। ठीक है ना। अब बैंक जो भी पैसा रिजर्व के रूप में मेंटेन करके रखता है उसे बोलते हैं एलआरआर, लीगल रिजर्व रेशो। अब बैंक के पास जब भी कोई डिपॉजिट आता है तो उसमें से वो 2 टुकड़े तोड़ता है। एक होता है सीआरआर का, ठीक है ना, कैश रिजर्व रेशो, और एक टुकड़ा तोड़ता है वो एसएलआर का, स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशो। तो जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, बैंक के पास है 1 लाख का डिपॉजिट और जो आरबीआई ने बोला है कि आपको 10% सीआरआर रखना है और 10% एलआरआर रखना है, तो एसएलआर रखना है। तो टोटल एलआरआर कितना निकाला 20,000। बाकी 80,000 बैंक क्या करेगा? लोन पे चढ़ा देगा। अब बैंक ने 10,000 का किसका निकाला होगा? सीआरआर का, और बाकी का 10,000 एसएलआर का। अब इधर मेरी बात सुनना, आखिरकार ये सीआरआर क्या होता है? मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट मेंटेन विद आरबीआई। तो उसमें से जो ये 10,000 है, बैंक जो कमर्शियल बैंक है वो किसके साथ मेंटेन करके रखता है? आरबीआई के साथ। दैट मींस वो 10,000 जाके किस पे डलवा देगा? आरबीआई में जाके डलवा देगा। वहां पे आरबीआई मेंटेन करके रखता है रिजर्व। और बाकी का जो 10,000 है, जिसे हम क्या कहते हैं? एसएलआर, वो बैंक क्या रखेगा? अपने पास ही सेव करके रखेगा। अगर कोई कस्टमर विड्रॉल पर्पस के लिए जो पैसे निकालने आते हैं तो बैंक एसएलआर में से ही पैसे निकाल के उसको देता है। समझ आया? अगला आपका टॉपिक आता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। व्हाट डू यू मीन बाय ओपन मार्केट ऑपरेशंस? तो गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसीज में सबसे पहला क्या था? रेपो रेट। दूसरा क्या था? बैंक रेट। अगला क्या था? रिवर्स रेपो रेट। फिर क्या था आपका? एलआरआर, जिसके 2 पार्ट थे, सीआरआर और एसएलआर। अब अगली मॉनेटरी पॉलिसी क्या है आपकी? ओपन मार्केट ऑपरेशन। आखिरकार ये क्या होता है? तो गवर्नमेंट की एक ये ऐसी मार्केट है जहां पे गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को खरीदा बेचा जाता है। ये क्या होती है आपकी? ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक। गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को कौन खरीदता बेचता है? सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई। फ्रॉम, या तो खरीदता है, टू, या तो वो बेचता है। किसको? पब्लिक को या तो कमर्शियल बैंक्स को। ये क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अभी आप पढ़ोगे कि आखिरकार ओपन मार्केट ऑपरेशंस का यूज करके आरबीआई कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल रखता है। अगला आता है आपका मिनिमम मार्जिन रिक्वायरमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय मिनिमम मार्जिन रिक्वायरमेंट? कहते हैं कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन सिक्योरिटी वैल्यू एंड लोन अमाउंट। जैसे कि आप जानते हो जब भी कभी आप बैंक के पास लोन मांगने जाते हो तो क्या आप जितने भी अमाउंट का लोन लेते हो तो उस पर जो सिक्योरिटी आपको गिरवी रखवानी पड़ती है उसका अमाउंट क्या होना चाहिए? हमेशा लोन के अमाउंट से ज्यादा होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच के लोन का अमाउंट और जो सिक्योरिटी आप रखवा रहे हो उसका अमाउंट, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं? मिनिमम मार्जिन रिक्वायरमेंट। और अब आप जानोगे कि आखिरकार इसका भी यूज करके आरबीआई कैसे इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल रखता है। समझ आया? बाकी अगली क्लास में आपका चैप्टर ओवर हो जाएगा। ठीक है ना?